नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कविता में स्त्री विमर्श विषय पर। इससे पहले कि हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करें, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि स्त्री विमर्श का आशय क्या है, इसकी संकल्पना, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र, इसकी परिधि और केंद्र। स्त्री विमर्श जैसा कि नाम से ही, इस प्रत्यय के नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा विमर्श, एक ऐसी चर्चा या एक ऐसी साहित्य में अगर हम कहें तो एक ऐसी शाब्दिक चेतना जो स्त्री को केंद्र में रख करके बात करे, स्त्री को केंद्र में रख करके इस संसार या इस पृथ्वी को व्याख्यायित करे, रेखांकित करे। साहित्य में स्त्री विमर्श की बात अगर हम करें तो ये स्त्री किसी न किसी रूप में साहित्य में हमेशा से आई है, लेकिन हम स्त्री विमर्श की जिस संरचना पर बात कर रहे हैं वह स्त्री विमर्श एक पारिभाषिक शब्द है और यह नितांत आधुनिक युग में, जिसको हम वुमेन डिस्कोर्स के नाम से जानते हैं, दरअसल जो पश्चिम में उभरा हुआ एक आंदोलन था। पश्चिम में स्त्री विमर्श विशेषकर 19वीं सदी में ही इसका उभार हो गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद मनुष्य की स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और उसकी जो आज़ादी की चेतना थी, वह चेतना सिर्फ पुरुष को केंद्र में रख करके आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि उस चेतना के केंद्र में कहीं न कहीं स्त्री भी थी। लेकिन स्त्री की चेतना को केंद्र में रखने वाला यह विमर्श, यह आंदोलन धीरे धीरे पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में ये आगे बढ़ता है। संकल्पनात्मक रूप में अगर हम देखें तो स्त्री विमर्श का आशय जो पश्चिम का है वो ये है कि स्त्री यानी जो आधी दुनिया है, आधी दुनिया की बात, आधी दुनिया के सपनों, आधी दुनिया की अस्मिता और आधी दुनिया की जितनी भी चेतनाओं का जितना भी रूप है, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या इससे जुड़ा हुआ और भी घर परिवार से समन्वित जो चेतना स्त्री की है, वह चेतना इतिहास में लगातार दबाई गई है और उस चेतना को अब ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसको एक स्थान देना पड़ेगा। स्त्री विमर्श के जो व्याख्याकार थे उन्होंने हमेशा ये आरोप लगाया, जो अब तक का लिखा हुआ इतिहास है या जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सत्ताएं हैं, किसमें स्त्री का उचित स्थान, उसमें स्त्री की उचित हैसियत, उसकी प्रस्थिति को नहीं रखा गया है। इसलिए ये सारे के सारे विमर्श जो आधुनिकता या अन्य के नाम पे प्रचलित हैं वे अधूरे हैं और ये तभी पूरे होंगे जब स्त्री जो है उनके केंद्र में आएगी। तो इस प्रकार पश्चिम का जो स्त्री विमर्श है उसमें स्त्री से जुड़े हुए जो मूल प्रश्न है, जो अस्मिता का प्रश्न है, उसमें सेक्सुअलिटी का प्रश्न है, उसमें उसके एक खास जेंडर होने से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें देह का विमर्श भी है, देह का भी प्रश्न है, उसकी भावनाओं का, उसकी इच्छाओं का, उसकी राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति का, वह प्रश्न 19वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक अगर हम देखें तो बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया और पश्चिम में इसको लेकर के स्त्रियों के बड़े जन आंदोलन भी हुए और सिमोन दी बुआ जैसी, जिन्होंने द सेकेंड सेक्स लिखा, उसकी एक बड़ी व्याख्याता भी हुई। सिमोन दी बुआ के स्त्री विमर्श को लेकर के ढेर सारी टिप्पणियाँ हम आप पढ़ते हैं। मैं उनकी एक टिप्पणी का हवाला दूंगा जब वो लिखती हैं कि स्त्री पुरुष प्रधान समाज की कृति है
वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए स्त्री को जन्म से ही अनेक नियमों के ढांचे में ढालता चला गया है। तो पश्चिम में स्त्री विमर्श का जो ये रूप बनता है, उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे सिमोन दे beauvoir के इस स्टेटमेंट से कि वह पुरुष के प्रतिरोध में भी खड़ा हुआ एक विमर्श है, एक आंदोलन है। और साथ ही साथ इस संघर्ष या इस द्वंद्व के कारण अपनी हैसियत, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता को मांगने का फिर से एक दावा है। स्त्री विमर्श की इस पश्चिमी परंपरा में हम देखते हैं कि ढेर सारी स्त्रियों का, अमेरिका से लगायत पूरे यूरोपीय अगर साहित्य का एक जो है अगर उसको पढ़ें तो जिसमें द रूम ऑफ वंस, अपना कमरा, वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों की रचनाएं हैं, जिन्होंने स्त्रियों की दशा और उनकी दिशा को लेकर स्वप्न गढ़े। तो पश्चिम में स्त्री विमर्श का जो ये रूप था, यह इस रूप से कहीं न कहीं भारतवर्ष और हिंदी विमर्श, हिंदी जो साहित्य है, हिंदी कविता है, वह भी प्रभावित होती है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हम पश्चिम से लौट करके अब अगर पूर्व की तरफ आएँ, भारतवर्ष की तरफ आएँ, क्योंकि हिंदी कविता की जो प्राणधारा है और उस प्राणधारा में जो ये स्त्री विमर्श का तत्व है, वो जहाँ एक ओर पश्चिम की ओर देखता है तो वहीं कहीं न कहीं उसकी धड़कन में जो भारत की स्त्री विमर्श की परंपरा है, स्त्री चेतना को लेकर के सोचने समझने वाली जो परंपरा है, उसका भी हाथ है। तो स्त्री विमर्श की भारतीय परंपरा अगर हम देखें तो बहुत पहले अगर हम न जाएं, हम भक्तिकाल की ही अगर बात करें तो भक्तिकाल में मीराबाई जैसी एक स्त्री हमको दिखाई देती है, जो खुलेआम अपनी कविता में घोषणा करती है कि अपने कुल का पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी, लोक लाज कुल कानि तजी और दई बहाई के पानी, अपने कुल का पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी। इस एक पद से अगर आप अनुमान लगाएं तो मीरा कहीं न कहीं स्त्री की चेतना, स्त्री स्वतंत्रता की, स्त्री विद्रोह की, स्त्री आक्रोश की, वह चेतना जो आज हम हिंदी कविता में पढ़ते हैं, वह कहीं न कहीं उसका स्वर, उसका मिजाज मीरा से आता हुआ दिखाई देता है। भक्तिकाल में आप देखेंगे कि स्त्री की यह चेतना केवल मीरा में नहीं है। स्त्री विमर्श की, स्त्री के प्रति सजगता, स्त्री के प्रति सहानुभूति की यह चेतना अन्य कवियों में भी है। जैसे सूरदास ने भ्रमर गीत सार के माध्यम से जो गोपियों और कृष्ण के बीच का एक रूपक खींचा है, वो स्त्री प्रधान एक कविता है, स्त्री के हिसाब से सोचने वाली, स्त्री केंद्रित कविता है। और जो इतनी प्रबल कविता है कि उसमें गोपियाँ जो कि स्त्रियाँ हैं, वे भगवान श्री कृष्ण तक को कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यानी यह चेतना भक्तिकाल में भी कहीं न कहीं इतनी उभर चुकी थी कि सूरदास जैसा प्रगतिशील कवि, एक जो पुरुष कवि है, उसके भीतर भी, उसके अवचेतन में कहीं न कहीं यह चल रहा है कि यह जो स्त्री पक्ष है, इसको भी एक खास तरीके की आज़ादी, एक स्वतंत्रता, एक बराबरी, एक समानता का रिश्ता चाहिए। और न केवल सूरदास, स्वयं तुलसीदास पूरी रामचरितमानस सीता के चरणों में समर्पित है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ रामचरितमानस की। तो स्त्री चेतना मध्यकालीन भक्ति काव्य में भी उपलब्ध थी। भक्तिकाल के बाद अगर हम देखें तो रीतिकाल में भी स्त्री चेतना
तो है, लेकिन उसका एक बड़ा ही श्रृंगारिक पक्ष है। और कई बार हम कह सकते हैं कि जिस स्त्री विमर्श की हम बात करते हैं, वह रीतिकालीन जो कविता है वह उससे अटैच नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यह सच है, रीतिकालीन जो कविता है उसके केंद्र में कहीं न कहीं स्त्री है, बल्कि मूलतः स्त्री है, केंद्रीयता ही स्त्री की है। लेकिन उस स्त्री का केवल एक पक्ष, उसका श्रृंगार, उसका सौंदर्य, उसका नक्सिक वर्णन, यानी उसको सौंदर्य के ढांचे में या कहें कि देह विमर्श के ढांचे में ढाल करके रख दिया गया। ये अलग बात है कि आज भी देह विमर्श कविता में है। अब आज के देह विमर्श की तुलना हम रीतिकालीन कविता के इस देह विमर्श से कैसे करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है आलोचना के लिए। लेकिन यह सच है कि रीतिकालीन कविता में स्त्री विमर्श या स्त्री की केंद्रीयता है। यह अलग बात है कि हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक भी है, या कहें कि वो समग्रता में वो स्त्री नहीं आई है, एक संघर्षशील स्त्री वो नहीं आई है। तो हिंदी कविता में भक्तिकाल और रीतिकाल कहीं ना कहीं स्त्री चेतना को या स्त्री विमर्श का एक रूप गढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो रूप अधूरा है। और अगर एक रूपक में कहें तो जो मीरा की कराह है, जो मीरा की बेबसी है, जो मीरा का स्वप्न है, विज़न है, वह उनके बाद रीतिकालीन कविता तक भी पूरा नहीं हो जाता है, और स्त्री चेतना या स्त्री विमर्श की जो आवाज़ है वो दबी रहती है। स्त्री विमर्श को लेकर अगर हम आगे बढ़ें हिंदी कविता की विकास परंपरा में, तो भारतेंदु युग में जो है हम पहुँचते हैं। भारतेंदु के लिए हिंदी जो है मुख्य मुद्दा थी, क्योंकि खड़ी हिंदी बोली हिंदी का कोई रूपक अभी तैयार नहीं हुआ था, रूप तैयार नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी भारतेंदु के साहित्यिक कर्म पे अगर हम ध्यान दें तो भारतेंदु ने बाला बोधनी जैसी पत्रिका निकाली। बाला बोधनी लड़कियों के लिए, उनके बोध के लिए। जाहिर सी बात है कि और उस पत्रिका जो कि वो आज उपलब्ध नहीं है, उसके माइक्रो फिल्म्स मिलते हैं। अगर उस पत्रिका को एक बार देखें तो इसमें कोई संशय नहीं कि कहीं ना कहीं भारतेंदु के माध्यम से उस समय की स्त्री की जो एक चेतना है, बेबसी है, उसकी जो चाहते हैं, स्वप्न है, वो कहीं ना कहीं भारतेंदु बाला बोधनी के माध्यम से उभारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतेंदु का चूँकि वो एजेंडा नहीं है, इसलिए मोटे तौर पे भारतेंदु की कविता में या भारतेंदु युगीन तमाम जो कवि हैं जो कि ज़्यादातर ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं, उनमें स्त्री की वह आधुनिक चेतना जिसको हम कहते हैं कि नवजागरण 1857 के बाद शुरू होता है, उसमें नहीं मिलती है। लेकिन संकेत मिलते हैं उसके, और बहुत ही सशक्त स्ट्रांग संकेत मिलते हैं। भारतेंदु युग के ये कवि हैं महेश नारायण। महेश नारायण ने कविता लिखी जिसका नाम था स्वप्न। उस कविता में आप देखें कि किस तरह से वो स्त्री चेतना को या स्त्री की वाणी को वो एक आकार देते हैं। चंद्रलोक है देश मेरा, वो एक अमीर की कन्या हूँ कुमारी, कुमारी नहीं कुमारी, हाँ कुमारी ही हूँ मैं, सांस एक लेके ओह क्या कहूँ मैं, समझो तुम्हें जो बूझ पड़े, पर मैं एक विधवा हूँ कुमारी। विधवा की आवाज़, आगे चल करके प्रेमचंद भी इस पे पूरा निबंध लिखते हैं, निर्मला। तो इस विधवा की आवाज़ महेश नारायण जैसा कवि भारतेंदु युग में वह देने की कोशिश करता है। भारतेंदु युग के बाद आप देखेंगे तो आज़ादी का जो एक दौर है वह दौर चलता है, और ज़्यादातर अब पुरुष कवि ही चूँकि सक्रिय हैं, हालांकि उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवित्री जो कि बाद में आई। लेकिन आप देखें कि मैथिलीशरण गुप्त जैसे लोगों ने, जैसे कवियों ने भी स्त्री चेतना को, स्त्री विमर्श को अपने तरीके से एक गति देने की कोशिश की, जब वो लिखते हैं कि आंचल में है दूध और आँखों में पानी।
तो ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ साथ स्त्री की चेतना, स्त्री विमर्श का जो एक रूप है, उसको गढ़ने का भी प्रयास धीरे धीरे किया जाता रहा है। पंत ही जैसे कि उस दौर, छायावादी दौर में लिखते हैं, मुक्त करो नारी को, मानव चिर बंदिनी नारी को, युग युग की निर्मल धारा से जननी सखी प्यारी को। ये पंत जैसे कवियों की चेतना स्त्री को लेकर के है। और भी उनकी ढेर सारी कविताएं हैं जिसमें आपको दिखेगा कि नारी के प्रति, स्त्री के प्रति एक बड़ा ही व्यापक, और ये आकर्षण रीतिकालीन कवियों जैसा नहीं है, बल्कि पंत नारी को कहते हैं देवी, माँ, सहचरी, प्राण। तो अंततः भले हम कहें कि ये पुरुष के मुख से जो है एक सहानुभूति का लफ्ज़ है, लेकिन कहीं न कहीं नवजागरण और आधुनिक युगीन जो चेतना है उससे लैस जो पुरुष कवि हैं, उनका भी मत और मति दोनों बदलती है। और स्त्री विमर्श का या स्त्री के बारे में बातचीत का, स्त्री को साहित्य में जगह देने की एक कोशिश वो करते हैं। और ये वही कोशिश है कि आप देखेंगे आज़ादी मिलते मिलते तक नागार्जुन जैसे कवियों ने भूमिजा में लिखा कि सम सम होंगे, सम सम होगा न्याय, टिक सकता है क्यों कर वहाँ प्रवाद, जागृत होगी जहाँ परख की आँच। एक समानता जो फ्रांस की राज्य क्रांति से चला आता नारा है, उस समानता का स्वप्न कहीं न कहीं वो पुरुष कथाकार, पुरुष साहित्यकार, कवि वो देख रहा है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन तक और उसके बाद तक स्त्री विमर्श को लेकर के एक रूपक चलता रहा। लेकिन आज़ादी के बाद तक भी जैसे कि हर क्षेत्र में, हर स्थान पे आप देखेंगे कि एक विकास और परिवर्तन की जो आंधी है वो तो बह रही है, लेकिन एक ख़ास तरीके का मोहभंग, आक्रोश और विद्रोह भी आज़ादी के बाद आता हुआ दिख रहा है। और ये उस समय के पूरे साहित्य में फैला हुआ है। आप कविता उठा लें, चाहे नई कविता, चाहे नई कहानी उठा लें आप, चाहे आप उस समय के जितने साहित्यकारों, कहानीकारों की रचनाओं को पढ़ें, तो उसमें आज़ादी का स्वप्न तो है, नए तरीके से जीवन जीने का स्वप्न तो है, लेकिन साथ ही साथ उस स्वप्न के अपने सामने ही खंड खंड होकर के धूल में मिल जाने की वेदना भी है, एक बेचैनी भी है। और साहित्य को ये पूरा का पूरा भाव एक धक्का देता है। और इस धक्के में हम देखते हैं कि स्त्री विमर्श का चेहरा, स्त्री विमर्श का रूप भी बदलता है और उसकी आवाज़ तेज होती है। और ताज्जुब नहीं कि ऐसे में 1960 में आप देखेंगे रघुवीर सहाय की कविता आती है, पढ़िए गीता, बनिए सीता। ये स्त्री की दुर्दशा पे, यानी आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी यह स्त्री मुक्त नहीं हो पाई। इसको गैर बराबरी के स्तर पर रखा गया है, इसका सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान नहीं हुआ है। इसको लेकर के पूरे परंपरा को समेटती हुई ये कविता एक आवाज़ बनती है कि पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, हों कटीली, आँखें गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर भर भात पकाइए। कहने का मतलब कि स्त्री की स्थिति, उसकी दशा, उसकी हैसियत, उसकी परिस्थिति, स्टेटस अभी भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। रघुवीर सहाय की कविता, यह कविता ठीक उसी के मर्म पर चोट करती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्त्री विमर्श का चेहरा हिंदी कविता में अत्यंत बदल जाता है। आज़ादी से, स्वतंत्रता से और पुरुष से, परिवार से, सामंती समाज से, धर्म से, संस्कृति के उन तमाम रूपों से जिन्होंने स्त्रियों को सदियों से दबाया हुआ है,
उनके खिलाफ आज़ादी के बाद और विशेषतर 60वें दशक के बाद बहुत गहरा एक तीखा विद्रोह, एक तीखा आक्रोश हिंदी कविता में आता है। अनामिका हालांकि बहुत बात की कवित्री हैं, लेकिन अब अनामिका की वाणी में, अनामिका की आवाज़ में आप इस स्त्री विमर्श के बदलते हुए चेहरे को देख सकते हैं। उनकी कविता है, धीरे धीरे मेरे कंधे से उतर रहा है मेरा घर, धीरे धीरे मेरे कंधे से उतर रहा है मेरा घर, उतर रही है चमड़ी, मेरे ये कपड़े मेरे सामने घुटनों के बल, कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ। ये अब बहुत हुआ एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यानी कि सहने की सीमा अब यहाँ आकर के ख़त्म होती है। अब स्त्री को अधिकार, स्त्री की आज़ादी, स्त्री को स्वतंत्रता को लेकर के हमें इसको एक आंदोलन के रूप में तब्दील करना पड़ेगा। अनामिका की यह कविता कहीं न कहीं इस वाणी को, इस चेतना को एक आकार दे रही है। तो इस दौर में ये घर को लेकर के, क्योंकि स्त्री की जो बेबसी है, स्त्री की जो त्रासदी है, उसकी जो पहला जो उसका स्थान है, शुरुआती स्थान है, वो है घर। घर में वो दबाई जा रही है, घर में उसको हक नहीं है, घर में हिस्सा नहीं है। तो घर की इसी चार दीवारी से निकलने की जो ये वेदना है, वह अनामिका जैसी कवित्रियों के साथ और ढेर सारी कवित्रियों ने इस घर को अटैक किया है, इस घर पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस घर के साथ साथ आप देखेंगे कि स्त्री विमर्श, जैसा मैंने पहले कहा था कि पश्चिम में यह देह विमर्श के रूप में भी आया था। देह विमर्श जैसे ही मैं कहता हूँ तो इसका अर्थ ये है कि स्त्री की देह पर स्त्री का हक है। यह देह किसी पर की संपत्ति नहीं है, यह पिता की संपत्ति नहीं है कि वो पति के हवाले कर दे, यह किसी बलात्कारी की संपत्ति नहीं है कि वह जो है छुप करके उस पर वार करे। इस देह पे जो स्वामित्व है, हक है, वो उस स्त्री, खुद की स्त्री का है। वही इस देह की स्वामिनी है, उसे ही यह हक है कि उस देह का क्या करे। तो इस देह के विमर्श को हिंदी कविता में भी एक केंद्रीयता मिली है। आप कात्यायनी की कविता देखें, देह नहीं होती है एक दिन स्त्री और उलट पलट जाती है सारी दुनिया अचानक। सिर्फ देह मानने से हिंदी कविता की स्त्री ने विद्रोह किया है। और ये एक बहुत डिस्टिंक्शन है पश्चिमी कविता और हिंदी कविता में, जहाँ पश्चिमी कविता देह के विमर्श में उतर करके आप देखेंगे कि सेक्स पर, काम पर, कुंठा पर इतनी ज़बरदस्त कविताएं वहाँ लिखी गई हैं पश्चिमी विशेषकर अंग्रेजी और फ्रेंच में। लेकिन अंततः वो कविताएं स्त्री को उसके देह से मुक्त नहीं कर पाती हैं, उसी में कैद कर देती हैं फिर से। हिंदी कविता ने देह विमर्श के इस खतरे को समझा है, इसीलिए कात्यायनी ऐसी कवित्रियाँ ये कविताएं लिख रही हैं कि देह नहीं होती है एक दिन स्त्री और उलट पुलट जाती है सारी दुनिया अचानक। कात्यायनी ऐसी कवित्रियों में या अनामिका जैसी कवित्रियों में जो बिल्कुल समकालीन हमारे कवित्रियाँ हैं, तो इनके यहाँ अगर हम इन स्त्री विमर्श को देख करके अगर कोई अपनी राय बनाए तो आप एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज़ादी के बाद जो ये मोहभंग था, वो कैसे स्त्रियों के अंदर वो आक्रोश और विद्रोह में तब्दील होता है। वो स्वर भी हिंदी कविता में बड़ा प्रधान रहा है। और मैं फिर इन्हीं समकालीन कवित्रियों के माध्यम से इसका एक उदाहरण दूँ, कात्यायनी का ही एक उदाहरण दूँ, जो उनकी कविता है, इस स्त्री से डरो। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार में, उड़ने के रोमांच के बारे में, जल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बात करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात
छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलटबासियाँ, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। ये जो स्त्री से डरने का भाव है, ये कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता को एक चैलेंज दिया जा रहा है। पुरुष सत्ता पे एक आक्रमण है ये जो तुम विभिन्न रूपों के माध्यम से, चाहे वो तुम्हारा धर्म हो, चाहे परिवार हो या यौनिकता हो, जिन जिन मुद्दों को लेकर के तुम हमको डराते हो, अब तुम ठहर जाओ। ये पुरुष से टकराने का भाव यहाँ पे इन कविताओं में आता है। और ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं, जैसे बागी कविता लें आप, जो एक समकालीन कवित्री रंजना जायसवाल। हाँ मैं बागी हूँ, विद्रोही हूँ, मैंने पिता की बात गलत साबित की कि अक्षर ज्ञान से अधिक नहीं पढ़ सकती, भाई का अभिमान तोड़ा कि सिर्फ चूल्हा चौका ही मेरी नियति है। हाँ मैं बागी हूँ, समाज के बनाए चौखटों में फिट न हो सकी, पति के चरणोदक न ले सकी, नहीं चाहा देह के बदले नाम रोटी और सुरक्षा, चाहा प्रेम के बदले प्रेम, समर्पण के बदले समर्पण। मैं विद्रोही ही, मैंने मित्रों की बात नहीं मानी कि नारी की स्वतंत्रता स्वच्छंदता है। स्त्री की नियति में मनुष्य हूँ और इसी रूप में व्याकुल हूँ, पहचान के लिए, सम्मान के लिए, शायद इसीलिए मैं बागी हूँ, विद्रोही। याद करिए मीरा को, जैसा कि मैंने पहले कहा, लोक लाज कुल कानी तजी, दई बहाई के पानी, और अपने कुल का पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी। ये जो बौराना शब्द है ये दरअसल बागी है। तो वही बागीपन, वही तेवर चला आता है आधुनिक हिंदी कविता में, स्त्री की कविताओं में, स्त्री विमर्श की कविताओं में। और ऐसी ढेर सारी कविताएं जो कि आप देखेंगे कि समकालीन कविताओं में, समकालीन स्त्रियों की कविताओं में खासकर होती हैं। ये पूरा का पूरा जो विधान है, अब पुरुष के संदर्भ में जो स्त्री विमर्श की बात है, वो आधुनिक जो हिंदी कविता है उसमें स्त्री विमर्श का ही एक मुख्य चेहरा है। आक्रोश, विद्रोह, अपनी स्वतंत्रता की चाह, अपनी अस्मिता, अपनी देह का सम्मान और अपनी एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हैसियत, ये पूरा का पूरा स्त्री विमर्श हिंदी कविता में आज इसी रूप में चल रहा है, जहाँ पे जिसके भविष्य का अगर निरूपण है वो जया जादवानी की एक कविता में होता है। जया जादवानी की एक कविता है, एक दिन औरत का दिन होगा। मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श को लेकर जब भी हिंदी कविता की आज हम बात कर रहे हैं, तो यह कविता स्त्री विमर्श के या स्त्री चेतना को, स्त्री के एक सुंदर भविष्य की ओर संकेत कर रही है। वह कविता कुछ इस तरह से है कि एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दुनिया के सारे बच्चों को, एक दिन होगी उसकी छातियां प्रेम की नदी से भरपूर, वह चलना सिखाएगी दुनिया की सारी सभ्यताओं को, वह हंसेगी कि उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा, गीत फूटेंगे होठों से लोरियां बनकर, वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म, वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। एक दिन औरत का दिन होगा जब हम जान नहीं पाएंगे उसका सुख, क्योंकि हम कभी जान नहीं पाए दुख उसका, हम कभी नहीं जान पाए दुख उसका। ये स्त्री विमर्श और आधुनिक हिंदी कविता में जो उसका स्थान है, जो उसका विकास है, जो उसका स्वर है, वह उसका जो है उस पर हम लोगों ने बात की। स्त्री आधी दुनिया का रूप है और कोई भी साहित्य, कोई भी कविता बिना स्त्री की आवाज़ से, स्त्री के लिए नहीं बल्कि खुद स्त्री की अपनी आवाज़, वह कविता और साहित्य को और सुंदर बनाती है और सौष्ठव बनाती है, उसके भविष्य को और समृद्ध करती है। इसलिए हिंदी कविता में ऐसे स्त्री स्वरों का आना एक शुभ संकेत है और हमें उसको प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।